हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एंड्रॉइड में जितनी भी टाइप की स्टोरेज होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कंटेंट प्रोवाइडर और कंटेंट रिजोल्वर। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज, रूम डेटाबेस, शेयर्ड प्रेफरेंसेस हो गया, मीडिया स्टोर एपीआईज हो गई, क्लाउड स्टोरेज जैसे कि फायरबेस, माई। सो हम इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड एप्लीकेशन भी बनाएंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटेंट प्रोवाइडर से। सो हम देखेंगे कि कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, कंटेंट रिजोल्वर क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि एंड्रॉइड में ये यूज़ कहाँ होता है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली। और उसके बाद हम अपना एक कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर बनाएंगे जिसको हम यूज़ करके देखेंगे। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट एप्लीकेशन में हम कंटेंट प्रोवाइडर बनाएंगे और सेकंड एप्लीकेशन में हम उसको एक्सेस करके देखेंगे। सबसे पहले ऐप का डेमो देख लेते हैं। डेमो के लिए आपको दो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हमने कंटेंट प्रोवाइडर बनाया है और सेकंड एप्लीकेशन जिसमें हम डाटा एक्सेस करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन का। सो ये आपका डेमो है। अभी हम डाटा इंसर्ट करेंगे, तो मैं पहले अपना नाम इंसर्ट कर देता हूँ, मोहित। और जैसे ही ऐड यूज़र बटन क्लिक करते हैं आपको लिस्ट में डाटा दिखेगा। उसके बाद सेकंड नेम डाल देता हूँ, रोहित। ये भी ऐड हो गया है। इसके बाद ऐड करते हैं सोनू। इसके बाद कोई भी रैंडम डाटा इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक डाटा हम प्रॉपर्ली इंसर्ट कर पा रहे हैं। ये डाटा बेसिकली प्रोवाइडर ऐप में स्टोर हो रहा है। अब एक बार अपडेट करके देखते हैं। जो ये रोहित वाला यूज़र है इसका नेम चेंज कर देते हैं, रोहित कुमार। और आप देख सकते हैं जो बटन का टेक्स्ट है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। सो बटन क्लिक पे ये नेम चेंज हो गया है। और लास्ट हमारा डिलीट ऑपरेशन करके देखते हैं। सोनू वाले नेम को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद मोहित वाले यूज़र को डिलीट कर देते हैं। सो ये दोनों सक्सेसफुली डिलीट हो गए हैं। अब फिर से कोई रैंडम डाटा ऐड करते हैं। सो डाटा भी ऐड हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो अच्छे से काम कर रहा है और जो रीडर एप्लीकेशन है वो भी सही से काम कर रही है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो भी एक टाइप की स्टोरेज ही होती हैं। सो एंड्रॉइड में हम कई टाइप की स्टोरेज यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, रूम डेटाबेस। लेकिन जब हमारा पर्पज़ ये हो कि हम अपने ऐप का डाटा अदर एप्लीकेशन के साथ शेयर भी करना चाहते हैं, तब हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं कंटेंट प्रोवाइडर्स को। जो अदर वेज हैं जैसे कि इंटरनल स्टोरेज हो गया, रूम डेटाबेस हो गया, उनमें आपके एप्लीकेशन का डाटा आपके ऐप के अंदर ही रहता है। दूसरे एप्लीकेशन उसको कभी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट कंटेंट प्रोवाइडर के केस में ऐसा नहीं है। कंटेंट प्रोवाइडर में अगर आपने अपने ऐप में डाटा कंटेंट प्रोवाइडर में सेव किया है तो दूसरे एप्लीकेशन एक प्रॉपर परमिशन के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, जैसे कि जो कॉन्टैक्ट ऐप है, कॉल लॉग एप्लीकेशन है, एसएमएस ऐप है, गैलरी ऐप है, फाइल मैनेजर ऐप है, म्यूजिक एप्लीकेशन है, वो सब अपना डाटा कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर सेव करते हैं ताकि दूसरे एप्लीकेशन भी उनका डाटा एक्सेस कर पाएँ। ये बेसिक पर्पज़ है कंटेंट प्रोवाइडर यूज़ करने का। सो हमने देख लिया है कि कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या होते हैं और इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि कंटेंट प्रोवाइडर और कंटेंट रिज़ॉल्वर के अंदर क्या डिफरेंस है। सो इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली। जैसे मान लीजिए आपको कोई आइटम चाहिए। सो आप आइटम लेने के लिए जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में। जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे मेन काउंटर पे बैठता है स्टोर ओनर और एक बंदा रहता है हेल्पर जो आपको आइटम लाके देता है। जैसे आप जाते ही ग्रोसरी स्टोर में अपनी आइटम की लिस्ट दे देंगे स्टोर ओनर को कि मुझे ये आइटम चाहिए, तो जो स्टोर ओनर है वो लिस्ट दे देगा हेल्पर को। तो हेल्पर जो जो आपने लिस्ट में लिखा है वो लाके स्टोर में से लाके ओनर को दे देगा। सो ओनर उसका बिल बना के वो आइटम्स आपको हैंड ओवर कर देगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो स्टोर ओनर है वो काम कर रहा है कंटेंट रिजोल्वर का और जो हेल्पर है वो काम कर रहा है कंटेंट प्रोवाइडर का। आप इस एग्जाम्पल में है एक अदर एप्लीकेशन और जो ये स्टोर है वो है कंटेंट प्रोवाइडर एप्लीकेशन। सो जब भी दूसरे एप्लीकेशन को डाटा चाहिए होता है तो वो अपनी क्वेरी डायरेक्टली देते हैं कंटेंट रिजोल्वर को जो कि शॉप ओनर है, और कंटेंट रिजोल्वर आपकी क्वेरी देता है कंटेंट प्रोवाइडर को। आप डायरेक्टली कंटेंट प्रोवाइडर से डाटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस सिस्टम को फॉलो करता है एंड्रॉइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट प्रोवाइडर का क्या रोल है और कंटेंट रिजोल्वर का क्या रोल है। सो दोस्तों, भी एक अपनी क्लास बनाते हैं जिसमें अपना कंटेंट प्रोवाइडर बनाएंगे, माई कंटेंट प्रोवाइडर। जैसे अगर आपको किसी भी क्लास को कंटेंट प्रोवाइडर बनाना होता है तो आपको उसे एक्सटेंड करना पड़ता है कंटेंट प्रोवाइडर से, और जब आप इससे एक्सटेंड करते हैं तो आपको कुछ फंक्शंस ओवरराइड करने पड़ते हैं। ये 6 फंक्शन है जो आपको ओवरराइड करने पड़ेंगे। ये फंक्शन बेसिकली यही काम करते हैं कि आपका जो कंटेंट प्रोवाइडर होगा वो क्वेरी कॉल करने पे क्या आपको रिटर्न करेगा, गेट टाइप जब कोई कॉल करेगा बाहर से तो क्या रिटर्न करेगा, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। जो आपका कंटेंट प्रोवाइडर होता है वो एक्चुअली काम करता है किसकी कमांड पे, कंटेंट रिजोल्वर की कमांड पे। सो जब भी वो कंटेंट रिजोल्वर कोई स्पेसिफिक मेथड कॉल करेगा सो वो इन मेथड्स को कॉल करेगा। सो हम इनमें जो भी कोड लिखेंगे वही कोड ये कंटेंट प्रोवाइडर प्रोवाइड करवा देगा कंटेंट रिजोल्वर को, और कंटेंट रिजोल्वर प्रोवाइड करवा देगा ऐप को जिसने डाटा एक्सेस किया है। सो इनको बारी बारी समझेंगे। उससे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं जिनकी हमें इस क्लास के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सो उनको हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट में बना लेते हैं।
जो भी आपका कंटेंट प्रोवाइडर होता है, उसका एक एड्रेस होता है, क्योंकि अगर कोई ऐप है, आपके कंटेंट प्रोवाइडर को एक्सेस करना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए ना कि आपका जो कंटेंट प्रोवाइडर है, उसका एड्रेस क्या है, क्योंकि ये आपकी एंड्रॉइड डिवाइस में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। सो आपके ऐप को कैसे पता लगेगा कि कौन सी एप्लीकेशन के कंटेंट प्रोवाइडर से आपको डाटा गेट करना है? उसके लिए आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइडर को एक एड्रेस देना पड़ता है। उस एड्रेस को हम एंड्रॉइड की लैंग्वेज में बोलते हैं कंटेंट यूआरआई। कंटेंट यूआरआई का मतलब है कि जो आपका कंटेंट है, उसका यूआरआई। सो एक बार इसको समझ लेते हैं कि काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि यूआरआई और यूआरएल में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं। जो यूआरआई होता है वो एक रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, मतलब वो किसी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। सो यूआरआई दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो यूआरआई किसी चीज़ का नेम बताते हैं उनको हम यूआरएन बोलते हैं, और जो यूआरआई किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं हम उनको यूआरएल बोलते हैं। ये दोनों बेसिकली यूआरआई के ही टाइप होते हैं। जैसे जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं, ये एक बुक का नेम बता रहा है। जो भी कोई बुक होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, उस बुक के पीछे आपको ये नंबर लिखा मिलेगा। सो वो उस बुक का नाम बताता है। और जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये यूआरआई एक एड्रेस बता रहा है कि किसी वेबसाइट का एड्रेस है ये, जहाँ से आप उसको लोकेट कर सकते हैं। और एक थर्ड वन होता है यूरी। ये यूरी है जो आपका एक एंड्रॉइड स्पेसिफिक क्लास होती है। इसको हम ओनली एंड्रॉइड के अंदर यूज़ करते हैं। जो आपका एंड्रॉइड होता है वो डायरेक्टली जो यूआरआईज़ होती है इनसे कॉन्टैक्ट नहीं करता है। वो इनको पहले अपनी यूआरआई में कन्वर्ट करता है, देन इनको यूज़ करता है। सो एंड्रॉइड में हम बेसिकली 3 टाइप यूआरआई यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है कंटेंट यूआरआई। ये यूआरआई बताता है कि आपका जो कंटेंट है किसी एप्लीकेशन के अंदर, वो कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद फाइल यूआरआई। ये यूआरआई बताता है कि जो कोई फाइल है आपकी स्पेसिफिक, उसकी लोकेशन कहाँ है। और जो नेटवर्क यूआरएल्स, वो आपके सिंपल नेटवर्क में किसी वेबसाइट का एड्रेस बताते हैं, उनको हम नेटवर्क यूआरएल्स बोलते हैं। सो हम 3 टाइप से एंड्रॉइड के अंदर यूआरआई को यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं कंटेंट यूआरआई की, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर हम ओनली कंटेंट यूआरआई को ही यूज़ करने वाले हैं। आपका जो कंटेंट यूआरआई है वो एक एड्रेस होता है कंटेंट प्रोवाइडर का। इसको एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कंटेंट। ये बताता है कि जो आपका यूआरआई है वो किस चीज़ को एक्सपोज़ कर रहा है। सो इस केस में हमारा जो यूआरआई है वो एक कंटेंट को एक्सपोज़ कर रहा है। मतलब अगर आप इस एड्रेस पे जाएँगे तो आपको कंटेंट मिलेगा। उसके बाद आता है अथॉरिटी, यानी कि जो आपका कंटेंट प्रोवाइडर है उसकी अथॉरिटी क्या है, उसका नाम क्या है। अभी नॉर्मली हम जो नाम देते हैं वो ऐप का पैकेज नेम होता है, वही उसका नाम रखते हैं हम, वही उसकी अथॉरिटी होती है। उसके बाद जो उस कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर जो आपका डाटा है वो कहाँ स्टोर है। अगर वो टेबल्स में स्टोर है तो उस टेबल का नाम क्या है। और अगर आपको स्पेसिफिकली किसी टेबल में से किसी रो का डाटा चाहिए तो आप उस यूआरआई के अंदर उस रो की आईडी भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि ओनली आपको उस पर्टिकुलर रो का डाटा ही मिले। तो ये आपका कंप्लीट बनाता है कंटेंट यूआरआई, मतलब कंटेंट की लोकेशन। सो अभी जो अपना प्रोवाइडर है उसके लिए ये यूआरआई बना लेते हैं, ताकि इस यूआरआई को यूज़ करके अदर ऐप इस कंटेंट प्रोवाइडर तक पहुँच पाएँ। कॉन्स्टवेल प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम में हम ओनली जो अपना ऐप का पैकेज नेम है वही यूज़ करेंगे। जैसे मैं यूज़ करूँगा com.example.provider। सो ये मेरे प्रोवाइडर नेम बोल लीजिए, या फिर इसको आप अथॉरिटी बोल सकते हैं। ये अथॉरिटी हो गई है। अभी मुझे इस प्रोवाइडर के अंदर जो पर्टिकुलर जहाँ पे अपना डाटा स्टोर है उसका पाथ बताना पड़ेगा। सो उससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि जो आपका कंटेंट प्रोवाइडर होता है वो एक्चुअली डाटा स्टोर कहाँ पे करता है। सो कंटेंट प्रोवाइडर यूज़ करता है एसक्यूएल डेटाबेस को। अगर आपने एसक्यूएल डेटाबेस का नाम नहीं सुना है, सो जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है वो रिलेशनल डेटाबेस की कैटेगरी के अंदर आता है। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि आपका डाटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है, और वो टेबल्स आपस में रिलेटेड भी हो सकती है, इसीलिए हम इसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, क्योंकि टेबल्स में रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे 2 टेबल्स देख रहे हैं आप, इन दोनों में यूज़र्स का डाटा ही सेव है। पहली टेबल में ओनली नेम और एज सेव कर रखी है हमने, और जो सेकंड टेबल है उसके अंदर एड्रेस और मोबाइल नंबर हमने सेव कर रखा है। तो अगर हम चाहते तो सारा एक टेबल में स्टोर कर सकते थे, बट हम अलग-अलग रखते हैं ताकि हमें एक टाइम पे मिनिमम डाटा ही फेच करना पड़े। जब रिलेशनल डेटाबेस से हमें डाटा के साथ जो भी कुछ काम करना हो, उसके लिए हम एक स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आपका जो रिलेशनल डेटाबेस होती है उनमें CRUD ऑपरेशन में काम आती है। CRUD ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिएट करना डाटा को रीड करना, डाटा को अपडेट करना और डिलीट करना। सो इन चारों ऑपरेशन के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर। सो मैं आपको एसक्यूएल की कुछ बेसिक कमांड बता देता हूँ। जो एसक्यूएल होती है उसमें आप जो भी कमांड देते हो डेटाबेस को, उसको क्वेरी बोलते हैं। जैसे अगर आपको कमांड देनी है कि एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए, ये लैंग्वेज बिल्कुल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है। आपको बस सिंपल वर्ड्स यूज़ करके आपको यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का आप नाम देंगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है उस डेटाबेस के अंदर, तो सिंपली आपको क्वेरी लिखनी है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देना है, और उस टेबल के अंदर जो फील्ड आपको रखने हैं वो आप इसमें पास कर दीजिए, तो वो आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है, तो आप यूज़ करेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम देंगे, और जिन जिन कॉलम में आपको डाटा देना है उसमें आप वैल्यू पास कर देंगे। अगर आपको सारे फैच रिकॉर्ड करने हैं तो सिंपली आप कॉल करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टार से आपकी सारी कॉलम्स फैच हो जाएंगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम से डाटा फैच करना है तो आपको यूज़ करना है सेलेक्ट नेम और एज, यानी कि जो जो कॉलम आपको फैच करनी है उनका नाम दीजिए और टेबल का नाम दीजिए।
उसके बाद अगर आपको डाटा अपडेट करना है तो सिंपली अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद आपको जिस कॉलम को अपडेट करना है और उस पर्टिकुलर रो की आईडी पास कर दीजिए। उसके बाद आपको जो डिलीट कुछ डाटा करना है तो सेम डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम देना है और आपको आईडी देनी है उस रो की जिसको आपको डिलीट करना है। उसके बाद ये कुछ सिंपल फंक्शंस हैं, जैसे कि आप टोटल काउंट निकालना है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स हैं, कितने रोज़ हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको 2 टेबल्स को जॉइन करना है तो आप इस क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट, जैसे आपको स्टूडेंट नेम में से नेम वाली कॉलम उठानी है, एड्रेस वाली टेबल में से आपको मोबाइल वाली कॉलम उठानी है। उसके बाद फ्रॉम आएगा पहली टेबल का नेम, जॉइन आएगा सेकंड टेबल का नेम, और आपको ये किस कंडीशन पे उठानी है कि जब जहाँ दोनों आईडी इक्वल्स हों, आपको वो रो उठा लेनी है। सो ये कुछ बेसिक एसक्यूएल ऑपरेशंस हैं। सो हमने देख लिया है कि जो आपका कंटेंट प्रोवाइडर होता है, वो अपना डाटा एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। कंटेंट प्रोवाइडर हमने बनाया है, उसमें हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो हमारा डाटा है वो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर किस टेबल के अंदर है। अभी हम उस टेबल का नाम देंगे यहाँ पे। जो अदर ऐप्स हैं उनको आपको ओनली एक पाथ बताना है कि इस डेटाबेस के अंदर आपको इस पाथ पे आपको डाटा मिल जाएगा। पहले वो पाथ क्रिएट करना है। पाथ होगा आपका, हम डाटा स्टोर करेंगे यूजर्स टेबल में, आपका इस टेबल के अंदर आपका डाटा रहेगा। अभी हमें एक फाइनल अपना कंटेंट यूआरएल बनाना पड़ेगा। अगर उस एड्रेस को कोई एक्सेस करे तो आपका कंटेंट प्रोवाइडर का डाटा उसको मिल जाए, तो वो हम फाइनल अभी यूआरएल बनाने वाले हैं। वेल नेम देंगे कंटेंट यूआरएल, ये उसका टाइप होगा यूरी, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे यूरी डॉट पार्स। सो अभी अपना यूरी बनाते हैं फाइनल। सो हमने देखा था कि यूरी जो होता है आपका, उसका स्पेशल फॉर्मेट होता है। जैसे पहले कंटेंट रहेगा, उसके बाद अथॉरिटी, उसके बाद टेबल का नेम, और उसके बाद अगर कोई रो स्पेसिफिक यूज़ करनी है तो सबसे पहले आएगा कंटेंट, उसके बाद यूज़ करना है प्रोवाइडर का नेम, मतलब अपनी अथॉरिटी। उसके बाद हमें यूज़ करना है जो हमारा पाथ है वो पाथ। सो ये आपकी कंटेंट यूआरएल बन गई। अगर इस यूआरएल पे कोई हिट करेगा तो आपको कंटेंट प्रोवाइडर डाटा प्रोवाइड कर देगा। अगर किसी भी ऐप को इस प्रोवाइडर से डाटा एक्सेस करना है तो उसको ये वाली इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो आपका कंटेंट यूआरएल रेडी है। उसके बाद 2 वेरिएबल और बनाते हैं जिसको मैं समझाऊंगा आपके क्यों बनाया हमने इनको। कॉन्स्ट वेल, उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट वेल वैल्यूज़। जो ये वेरिएबल है, ये आपका जो कंटेंट प्रोवाइडर से डाटा आएगा क्वेरी होके, उसको इसके अंदर हम स्टोर करेंगे टेम्परेरीली। इसका टाइप होगा हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। ये नलेबल टाइप का भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है वो कुछ भी डाटा ना मिले। उसके बाद हमें पता लग गया कि हमें कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा जो एसक्यूएल डाटाबेस हम यूज़ करेंगे। सो डाटाबेस के लिए कुछ कॉन्स्टेंट बना लेते हैं, जैसे डाटाबेस का नेम कॉन्स्टवेल, डाटाबेस नेम, डाटाबेस का नेम होगा यूज़र डीबी। उसके बाद जो डाटाबेस में हमारी टेबल रहेगी उसका नाम बना लेते हैं कॉन्स्टवेल यूज़र्स। उसके बाद डाटाबेस का वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा कि डाटाबेस का वर्जन कौन सा है अभी। सो इनिशियली हम वर्जन डाटाबेस का 1 रखेंगे, डाटाबेस वर्जन को 1 देंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डाटाबेस के साथ कोई भी मैनिपुलेशन करना होता है तो आपको क्वेरीज लिखनी पड़ती है। वो क्वेरीज हम लिखते हैं एसक्यूएल के अंदर। सो एक अभी हम क्वेरी लिखेंगे कि अभी हमें डाटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करनी है, तो उसकी क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी आपकी स्ट्रिंग टाइप की होगी, क्रिएट डीबी टेबल। सो अपनी क्वेरी लिखते हैं क्रिएट टेबल। अभी टेबल का नाम देना पड़ेगा, टेबल नेम। उसके बाद आपको जो जो कॉलम्स इंक्लूड करनी है उस टेबल के अंदर उनको डिफाइन कर दीजिए। सबसे पहले हमें यूज़ करनी है आईडी वाली कॉलम। सो इस कॉलम की कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं, जैसे कि इस कॉलम का डाटा टाइप होगा इंटीजर। उसके बाद जो ये आपकी आईडी है वो प्राइमरी की होगी। उसके बाद इस थर्ड प्रॉपर्टी है ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब ये आईडी है इसकी वैल्यू ऑटो में इंक्रीमेंट होती रहेगी। आप जैसे आप नई रो इंक्लूड करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू ऑटो में बढ़ती जाएगी। आपको मैनुअली इंक्रीज नहीं करना है। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टी है। सो मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी की क्या पर्पस होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 टेबल डिस्कस की थी, स्टूडेंट टेबल और एड्रेस टेबल। सो जो फर्स्ट टेबल होती है उसकी जो आईडी होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। सेकंड टेबल है उसकी हम आईडी को बोलते हैं फॉरेन की। मतलब अगर हमें 2 टेबल ज्वाइन करनी हो ना तो हमें बतानी पड़ती है कि प्राइमरी की और फॉरेन की अगर मैच कर रही है तो हमें दोनों टेबल ज्वाइन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम कॉलम बनाएंगे नेम, इसका डाटा टाइप होगा टेक्स्ट, और ये होगी नोट नल टाइप की। मतलब ये कॉलम नल नहीं हो सकती। आपको जब भी डाटा इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर डाटा आपको इंसर्ट करना ही करना है। और इसमें क्लोज कर देता हूँ और आपको लास्ट में यूज़ करना है सेमी कोलन, ठीक है, ताकि ये पता लग जाए कि आपकी क्वेरी यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो हमने क्वेरी लिख दी है। अभी हम बनाते हैं प्राइवेट वेल यूरी मैचर डॉट नो मैच और अप्लाई कर देंगे। सो जो यूरी मैचर होता है उसका काम होता है कि आपने जो यूआरआई पास की है वो किससे मैच कर रही है, उसको ये मैच करके देखता है कि वो आपकी जो यूआरआई है वो किसके साथ मैच कर रही है। वो हम बताएंगे कि हमें किसके साथ उसका कंपैरिजन करना है। तो जैसे आपकी क्वेरी है वो 2 टाइप से आ सकती है। पहला हो सकता है ऐड यूरी, 3 टाइप की अपनी यूरी आ सकती है, वो ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसके सबसे पहले मांगा है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी हमारी क्या है, प्रोवाइडर नेम। उसके बाद इसने मांगा है पाथ, जो हमारा क्या है पाथ। और उसके बाद मांगा इसने कोड। सो हमने 2 कोड बनाए थे ना, यूजर्स यूरी और यूजर्स आईडी यूरी। पहले हम यूज़ करेंगे यूजर्स यूरी। सो ऐसे ही सेम हम एक और बना लेते हैं और उसकी जगह सेकंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस बार यूज़र आईडी यूरी। सो ऐसा हमने क्यों बनाया है
कि जो कंटेंट यूआरआई होती है वो या तो यहाँ तक टेबल तक हो सकती है, या फिर उसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर रो पास कर दी तो उसके मतलब आपको पर्टिकुलर रो का डाटा ही प्रोवाइड करवाना है उसको। अगर आपकी यूआरआई यहाँ तक आती है तो हमें यूज़ करना है कौन सा, यूज़र्स यूआरआई वाला कांस्टेंट। और अगर आपकी यूआरआई यहाँ तक आती है कंप्लीट, यहाँ तक उसमें रो की इन्फॉर्मेशन भी है, रो आईडी भी दे रखी है, तब हमें यूज़ करना है सेकंड वाला जो हमने बनाया था, यूज़र्स आईडी यूआरआई। सो हमें 2 टाइप की यूआरआई मिल सकती है, तो हम आगे मैच करके देखेंगे कौन सी टाइप की यूआरआई आ रही है और किस यूआरआई में आपको क्या डाटा प्रोवाइड करवाना है। तो इसलिए हम दोनों क्वेश्चन बनाए थे। तो आपका यूआरआई मैचर रेडी है। अभी जो फंक्शंस हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑनक्रिएट फंक्शन है, ऑनक्रिएट फंक्शन के अंदर हमें डाटाबेस क्रिएट करना है। सो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे लास्ट में डाटाबेस बना लेते हैं अपना। सबसे पहले डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, प्राइवेट वेयर डीबी, इसका टाइप होगा एसक्यूएलआइट डाटाबेस, और ये आपका नल टाइप का भी हो सकता है। तो डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अभी हम एक क्लास बनाते हैं। ये क्लास आपकी हेल्पर क्लास होगी जो डाटाबेस बनाने में हमारी हेल्प करेगी। प्राइवेट क्लास डाटाबेस हेल्पर, इसमें हमें कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा और इस क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे एसक्यूएलआइट अपन हेल्पर से। ये भी कुछ इनपुट लेगा आपका, जैसे कंटेक्स्ट की जगह हम पास कर देंगे तो कंटेक्स्ट हमें मिला है वो। उसके बाद जो नेम है अपने डाटाबेस का वो हम पास कर देंगे, डाटाबेस नेम। उसके बाद फैक्ट्री में पास कर देंगे नल, और देन फाइनल आपका होगा डाटाबेस का वर्जन। तो ये पास कर दिया। अभी इससे आपको कुछ फंक्शंस ओवरराइड करने पड़ेंगे। 2 फंक्शन होंगे, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। जो आपका ओपन एसक्यूएलआइट हेल्पर होता है वो डाटाबेस क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। सो ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर आएंगे और जो हमें एसक्यूएलआइट डाटाबेस मिला है उस पर कॉल कर देंगे एग्जीक्यूट एक्सक्यूएल। मतलब सबसे पहले डाटाबेस बनते ही हमें हमने क्वेरी बनाई थी वो एग्जीक्यूट कर देनी है। जो क्वेरी क्या थी, क्रिएट डाटाबेस टेबल। जिससे क्या होगा कि डाटाबेस बनते ही आपकी डाटाबेस की टेबल बन जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ऑन अपग्रेड तब यूज़ होता है जब हमने डाटाबेस में कुछ चेंजेस किया है ना, तब ऑन अपग्रेड वाला फंक्शन है वो कॉल होता है। तो इसके अंदर हम P0 डाटाबेस का इंस्टेंस, देन सेम कॉल कर देंगे एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और इसमें हमारी क्वेरी लिखेंगे ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट, और नेम दे देंगे जो हमारे टेबल का नेम है वो। कि जब हम डाटाबेस को अपग्रेड कर रहे हैं कि अगर ये वाली टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमें उसको दोबारा से नहीं बनाना है, बस इतना ही काम करना है आपको। और फाइनल में कॉल कर देंगे ऑन क्रिएट और पास कर देंगे अपना पी नोट। ठीक है, यहाँ पे अपना पास कर देंगे जो डाटाबेस का हमें इंस्टेंस मिला है वो। सो यहाँ पे हेल्पर क्लास अपनी रेडी है। अभी चलते हैं ऑनक्रिएट फंक्शन के अंदर कि जब भी इस प्रोवाइडर को कॉल किया जाएगा तब सबसे पहले हमें ये डाटाबेस को ही बनाना है। तो डाटाबेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे अपनी हेल्पर क्लास को। पहले गेट कर लेते हैं कंटेक्स्ट को, जो हमें मिला है कंटेक्स्ट उसी से। देन हम जो डाटाबेस हेल्पर है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डीबी हेल्पर, डाटाबेस हेल्पर पास कर देंगे कंटेक्स्ट। इसको नलेबल बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद जो डाटाबेस हमने बनाया था वेरिएबल डीबी, उसको इनिशियलाइज कर देंगे डीबी हेल्पर और कॉल करेंगे राइटेबल डाटाबेस। तो जो हमने वेरिएबल बनाया था, जो हमने हेल्पर क्लास बनाई है, वो उस वेरिएबल के अंदर डाटाबेस को इनिशियलाइज कर देगा। देन उसके बाद हम रिटर्न करेंगे इफ़ जो डीबी वेरिएबल है अगर वो नल नहीं है, मतलब डाटाबेस बन गया हमारा, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर डाटाबेस नहीं बना है, अगर वो नल है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, सो ऑनक्रिएट में हमें इतना ही कोड लिखना है ओनली। उसके बाद आएंगे क्वेरी फंक्शन के अंदर। जो क्वेरी फंक्शन होता है आपका कई टाइप की इनपुट लेता है, तो वो बताता हूँ क्या क्या इनपुट लेता है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपका यूआरआई। तो जो आपने यूआरआई बनाई है वो इसके अंदर आपको पास करनी पड़ेगी। जो बेसिकली यूआरआई है वो टारगेट करती है आपकी टेबल को, कि आपको कौन सी टेबल से डाटा पिक करना है। इसमें यूआरआई में ओनली टेबल का नेम पास करते हैं। देन उसके बाद आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि क्या आपको सारी कॉलम्स पिक करनी है या किसी पर्टिकुलर कॉलम्स का डाटा पिक करना है, तो आप उसमें कॉलम की इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कि मुझे ओनली इस कॉलम का ही डाटा चाहिए। उसके बाद आपका आता है सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी कॉलम का पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे डाटा एक्सेस करना है, वो आप बताएंगे यहाँ पे कि आपको किस कॉलम पे क्राइटेरिया लगाना है, और जो सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर आप वो क्राइटेरिया पास करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे इस नेम वाली कॉलम के अंदर जिसका भी नाम मोहित है, मुझे वो पर्टिकुलर रो चाहिए ओनली। उसके बाद आता है सॉर्ट ऑर्डर। सॉर्ट ऑर्डर आपको बताता है कि आपको अगर डाटा किसी सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर लगा सकते हैं ऑर्डर कि मुझे इस कॉलम के कोडिंग डाटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। आपका क्वेरी फंक्शन होता है, जब आप उसको एसक्यूएल की लैंग्वेज में समझते हैं ना, तो वो कुछ इस टाइप की क्वेरी बनती है, जैसे कि सिलेक्ट कीजिए। जो प्रोजेक्शन है वो आपको बताता है कि मुझे इन तीनों कॉलम्स का डाटा चाहिए, ये प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद जो यूआरआई है वो बताता है कि मुझे इस टेबल से डाटा चाहिए। उसके बाद जो सिलेक्शन है वो बताता है कि वेयर क्लोज। जो सिलेक्शन आर्गुमेंट बताता है क्या क्राइटेरिया लगाना है, और जो सॉर्ट ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर में आपको डाटा को शॉर्ट करके फैच करना है। ठीक है, सो ये क्वेरी फंक्शन के आर्गूमेंट्स होते हैं। सो अभी क्वेरी फंक्शन के अंदर आते हैं और डाटा रिटर्न करते हैं। तो जो क्वेरी फंक्शन होता है उसका डाटा आपको हमेशा कर्सर की फॉर्म में रिटर्न होता है। सो बेसिकली डाटाबेस के अंदर कर्सर का क्या काम करता है कि जब आप जो भी क्वेरी डालते हो, कर्सर आप स्टार्ट करता है फर्स्ट रो से, और रो वाइज पहले कंप्लीट रो में एंड तक जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट रो में जाएगा,
सो ये एक रो वाइज स्कैन करता रहता है पूरे डेटाबेस को। अगर आपने जो क्वेरी डाली है अगर वो इसको मिल जाती है वहाँ पे तो अब उसको पिक कर लेता है। अगर क्वेरी इसमें मैच नहीं होती है तो आगे बढ़ जाता है ये। क्वेरी फंक्शन में हम सबसे पहले तो क्वेरी करेंगे ना अपने डेटाबेस के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेल क्वेरी बिल्डर। इसका टाइप होगा एसक्यूएल क्वेरी बिल्डर। ये आपकी क्वेरी बिल्ड करने में हेल्प करता है और उन्हीं क्वेरी को हम किस पे एग्जीक्यूट करेंगे अपने डेटाबेस के ऊपर। जो क्वेरी बिल्डर है उसको बता देते हैं कि जो हमारी टेबल है उसका नाम क्या है। सो वो हमें क्वेरी किस पे एग्जीक्यूट करनी है, हमारी इस टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट करनी है। सो अभी हमें कंडीशन देखनी है क्वेरी जो रिटर्न करनी है वो किस बेसिस पे रिटर्न करनी है, हमारी क्वेरी है वो किस टाइप से है। सो क्वेरी के लिए मैंने देखा था कि आपकी जो क्वेरी होती है इसमें जो यूआरआई है वो 2 टाइप से आ सकती है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वैन स्टेटमेंट का और कॉल करेंगे यूरी मैचर डॉट मैच और पास कर देंगे जो यूआरआई हमें मिली है वो पी नोट में मिली है ना यूरी। सो हमने देखा था यूरी मैचर में हमने 2 टाइप की यूआरआई बनाई थी कि अगर जो हमारी यूआरआई है वो इससे मैच करती है यूजर्स यूरी से तब हम रिटर्न करेंगे। सो उसके लिए हम कॉल करेंगे क्वेरी बिल्डर और कॉल कर देंगे प्रोजेक्शन मैप और पास कर देंगे वैल्यूज़। जो फॉर्मेट हमारा वैल्यूज़ वाला जो हमने ऊपर बनाया था हमें इस फॉर्मेट के अंदर हमारी वैल्यूज़ रिटर्न करनी है अगर हमारी क्वेरी आती है इस टाइप की। और दूसरा केस था कि अगर आपकी क्वेरी आती है आईडी की फॉर्म में जिसमें आप पर्टिकुलर आईडी दे रखी होती है आपको, तब हम कॉल करेंगे सेम क्यूबी डॉट प्रोजेक्शन मैप पास कर देंगे वैल्यूज़। सो वहाँ पे भी आपको डाटा आपको सेम इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा, लेकिन आपकी बार हम क्या पास करेंगे एक आईडी निकाल लेंगे जो इस क्वेरी के अंदर आई है। वो कैसे निकालेंगे, जो यूरी आपकी है यूरी आपको मिली है ना पी नोट की फॉर्म में, पी नोट डॉट हम कॉल करेंगे द लास्ट पाथ सेगमेंट। जो यूआरआई है उसके लास्ट में जो आपका है वो आपकी आईडी होती है तो उसको हम इससे फैच कर लेंगे। आईडी आपको मिल गई है। अभी जो क्वेरी बिल्डर है उसके ऊपर हम कॉल करेंगे अपेंड वेयर आईडी इक्वल डॉलर आईडी कि आपकी क्वेरी में जहाँ पे भी ये आईडी मैच हो रही है आप उस रो को उठा लीजिए, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई भी टाइप की यूरी आपको मिलती है तब हमें एक एक्सेप्शन थ्रो कर देना है, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, कि जो आपने आर्गूमेंट पास किया यूरी की फॉर्म में वो सही नहीं है, अननोन यूरी। अगर आपकी जो यूआरआई है वो इससे कुछ अलग आती है तो हम रिटर्न कर देंगे कि ये अननोन यूरी है, ये प्रोवाइडर इस यूरी को नहीं समझता है। सो ये काम होता है आपका यूरी मैचर का, जो यूरी मैच करता है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। अभी हमें एक ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा, जो डाटा है वो किस ऑर्डर में रिटर्न करना है। सो उसके लिए बना लेते हैं वेल फाइनल शॉर्ट ऑर्डर। सो हमें जो शॉर्ट ऑर्डर है वो किसकी फॉर्म में मिला है, जो आपका P4 है वो हमें शॉर्ट ऑर्डर प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपका P4 है वो नल है, मतलब अगर जो इसने क्वेरी किया है उसने अगर शॉर्ट ऑर्डर के लिए कुछ नहीं बताया है, किसके बेस पे शॉर्ट करेंगे, आईडी के बेस पे हम शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम फाइनल अपना कर्सर बनाएंगे वेल कर्सर और कॉल कर देंगे क्वेरी बिल्डर के क्वेरी फंक्शन को। सो ये जो आपका क्वेरी फंक्शन है ये बेसिकली एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर कॉल करेगा और उस डेटाबेस से डाटा फैच करके लाएगा। सो ये कुछ वैल्यू लेगा, जैसे इसको पास करना पड़े डेटाबेस जो आपने बनाया है, तो सो डेटाबेस हमारा था DB। उसके बाद प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन हमारा है P1 है। उसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अपना P2 है। उसके बाद सिलेक्शन आर्गूमेंट हमें मिली है P3 और उसके बाद जो ग्रुप बाय में हम पास कर देंगे नल। उसके बाद जो हैविंग में हम पास कर देंगे नल और उसके लास्ट में पास करना पड़ेगा शॉर्ट ऑर्डर। तो शॉर्ट ऑर्डर हमने बना लिया था फाइनल ऑर्डर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली P2 आएगा। सो अपना कर्सर रेडी है। जैसे अपना कर्सर रेडी है तो हमें क्या करना पड़ता है कि क्वेरी करने के बाद हमारी क्वेरी अगर कंप्लीट हो गई है, हमारे कर्सर ने को डाटा रिटर्न किया है, तो हम कॉल करेंगे कर्सर डॉट सेट नोटिफिकेशन URI कंटेक्स्ट डॉट कंटेंट रिजोल्वर और पास कर देंगे URI जो हमें मिली है P नोट की फॉर्म में, ठीक है। इससे बेसिकली हम क्या बता रहे हैं, अगर कोई ऑब्जर्वर इस हमारे कर्सर को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो हम उसको बता देंगे कि कर्सर को डाटा मिला है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और वो डाटा आपका है इस URI के ऊपर। अब अगर आप इस URI पे जाएंगे तो आपको वो डाटा मिल जाएगा जो कर्सर को मिला है अभी। देन रिटर्न कर देंगे हमारा कर्सर। क्वेरी फंक्शन आपका रेडी है। उसके बाद आते हैं गेट टाइप के ऊपर। सो जो गेट टाइप फंक्शन होता है वो आपको बताता है कि जो हमने क्वेरी की है उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, कि वो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में मिलेगा या फिर इमेज की फॉर्म में मिलेगा। एक्चुअली उसका फॉर्मेट क्या होता है, सो फॉर्मेट को हम एंड्रॉइड में बोलते हैं माइम टाइप। सो माइम टाइप का फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है वैसे जान के। तो हम बात कर लेते हैं कि जब भी हमारा प्रोवाइडर है वो आपका डाटा फॉर्मेट रिटर्न करता है तो उसका माइम टाइप होता है इस टाइप का VND, मतलब वेंडर एंड्रॉयड और कर्सर। यहाँ पे आपकी या तो डायरेक्टरी होगी या आइटम होगा। उसके बाद स्लैश लगा के हम प्रोवाइड करवाएंगे VND अथॉरिटी और पाथ। ये एक जनरल फॉर्मेट रहता है उसका। अगर जो कर्सर है वो आपका पूरी टेबल रिटर्न करता है तब जो माइम टाइप होगा हमारे कर्सर का, सो वो होगा VND एंड्रॉयड कर्सर डायरेक्टरी, यानी कि वो पूरी डायरेक्टरी आपको रिटर्न कर रहा है। और फिर आपको पास करना पड़ेगा VND और जो आपका प्रोवाइडर का नेम है वो, जो आप जिस टेबल से आप डाटा रिटर्न किया है वो। सेम अगर आपका ओनली आप सिंगल रो का डाटा प्रोवाइड करवा रहे हो तब हमारा जो माइम टाइप है वो होगा, यहाँ पे आइटम आ जाएगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा, प्रोवाइडर का नेम और टेबल का नेम, ठीक है। और जैसे एंड्रॉइड के अंदर कुछ अदर टाइप के भी माइम टाइप होते हैं, जैसे कि आपका इमेज का माइम टाइप होता है, इमेज फॉर्मेट होता है JPEG। उसके बाद जो टेक्स्ट होता है उसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि HTML, TXT
उसके बाद जो वीडियो होते हैं उसके भी काफ़ी सारे माइम टाइप होते हैं, जैसे कि MP4, MPEG या फिर वेव, ठीक है। तो ये सारे उसके माइम टाइप होते हैं। सो अभी हम बना लेते हैं अपना कि जो अपना प्रोवाइडर है वो आपको किस टाइप का डाटा प्रोवाइड करवाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। उसके लिए हम सेम यूज़ करेंगे क्वेरी मैचर का, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा ना क्वेरी किस टाइप की आ रही है। क्वेरी जिस टाइप की रहेगी उसी टाइप का हम फॉर्मेट प्रोवाइड करवाएंगे। वह स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और कॉल करेंगे यूरी मैचर डॉट मैच और पास कर देंगे जो यूरी हमें मिली है पी नोट, ठीक है। अगर हमें यूरी मिली है यूज़र्स यूआरआई टाइप की, तब हम रिटर्न करेंगे। जो आपका माइम टाइप होता है वो स्ट्रिंग टाइप का ही होता है। सो हम यूज़ करेंगे vnd डॉट एंड्रॉयड कर्सर। सो अभी हम ओनली पूरी टेबल प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमारा टाइप होगा डायरेक्टरी, और देन कॉल करेंगे vnd जो हमारे प्रोवाइडर का नेम है वो, सो com डॉट एग्जाम्पल डॉट प्रोवाइडर, और देन टेबल का नेम जो है अपना यूज़र्स। और सेम इसी टाइप से दूसरे का बना लेते हैं कि अगर आपकी जो यूआरआई है वो आईडी टाइप की है, तब हम ऑन रिटर्न क्या करेंगे, ओनली आइटम रिटर्न करेंगे। उस टाइम आपका माइम टाइप होगा ये वाला। और अगर इसके अलावा कुछ भी आता है देन सिंपली हम रिटर्न कर देंगे आपने जो यूआरआई पास किया है वो किसी से मैच नहीं कर रही है। सो आपका गेट टाइप फंक्शन भी रेडी है। उसके बाद हम आएंगे इंसर्ट फंक्शन पे कि जब कोई अदर ऐप इंसर्ट फंक्शन कॉल करता है तब हमें क्या करना है। सो हम यूज़ करेंगे वेल रो आईडी। हम रो आईडी निकालेंगे कि हमने जिस भी रो में डाटा इंसर्ट किया हमें उसकी आईडी चाहिए। सो हम वो कैसे करने वाले हैं, तो हम कॉल करेंगे डाटाबेस और उसके ऊपर यूज़ करें इंसर्ट फंक्शन का, और उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट आपको टेबल की। सो हम पास कर देंगे टेबल का नेम, देन इसमें हम पास कर देंगे नल, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे, और जो लास्ट आपका कंटेंट वैल्यूज़ वो हम पास कर देंगे वैल्यूज़। जो आपको वैल्यूज़ यहाँ से मिली है वो हम पास कर देंगे, तो वो होगी P1। यानी कि जो बाहर से इंसर्ट फंक्शन कॉल करेगा वो वैल्यूज प्रोवाइड करवाएगा ना, वही वैल्यू से हम हमारे डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे हम डाटा इंसर्ट करेंगे ना तो ये आपको रो आईडी प्रोवाइड करवा देगा कि हाँ डाटा इस आईडी पे इंसर्ट हुआ है। अगर ये रो आईडी 0 है इसका डाटा इंसर्ट हुआ ही नहीं है, ठीक। सो अगर रो इंसर्ट हुई है सो अभी हम चाहते हैं कि जिस रो पे डाटा पर्टिकुलरली इंसर्ट हुआ है हम इसकी यूआरआई प्रोवाइड करवा देते हैं अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो। सो वे पहले यूआरआई खुद निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वेल यूरी बनाएंगे, उसके बाद कंटेंट यूरीज और कॉल कर देंगे विद अपेंडेड आईडीज़। कॉल करेंगे कंटेंट यूरीज और पास कर देंगे रो आईडी। तो हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा कंटेंट यूरी था जो हमने यहाँ पे बनाया है ऊपर उसके लास्ट में हम आईडी अपेंड कर देंगे, बस इतना ही काम किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। जो रो आईडी है मैंने वो अपेंड कर दिया। अब एक नई यूआरआई बन गई है। सो अगर जिसने भी इंसर्ट फंक्शन कॉल किया था अगर वो चाहता है कि ये किस यूआरआई के ऊपर इंसर्ट हुआ है तो वो हम यूआरआई उसको रिटर्न कर देंगे। बस यही काम हमने किया है यहाँ पे, रिटर्न कर देंगे जो यूआरआई हमने बनाई है वो। और अदरवाइज़ हम क्या रिटर्न कर देंगे, एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, एसक्यूलाइट एक्सेप्शन फेल टू ऐड ए रिकॉर्ड इनटू अबव सेड यूआरआई। हम एक्सेप्शन थ्रो कर दें कि इस यूआरआई के ऊपर डाटा इंसर्ट नहीं हो पाया है। सो इंसर्ट फंक्शन भी आपका रेडी है। उसके बाद आते हैं डिलीट फंक्शन के ऊपर। जैसे आपका डिलीट फंक्शन है, जब हम जो डाटाबेस का डिलीट फंक्शन कॉल करते हैं तो वो आपको एक इंटीजर प्रोवाइड करवाता है। वो इंटीजर ये बताता है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो आपने डिलीट ऑपरेशन किया है उसमें कितनी रो अफेक्टेड हुई हैं, तो वो उसका काउंट देता है आपको। तो वो निकाल लेते हैं वेल काउंट जो आपका होगा इन टाइप का। वैन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और कंपेयर करेंगे यूरी मैचर से। जो यूरी में मिली है वो है पी नोट। सो अगर हमारी यूजर्स यूरी वाली यूरी में हमें मिली है तो हम कॉल करेंगे डाटाबेस का डिलीट फंक्शन। पास करना पड़ेगा टेबल का नेम, देन वेयर क्लोज। जो हमें सिलेक्शन मिला है वो हमें P1 की फॉर्म में मिला है, और सिलेक्शन आर्गूमेंट है वो हमें मिले हैं P2 की फॉर्म में। आपका क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर उसके अलावा कोई यूआरआई मिलती है तो सेम हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। हम बेसिकली उसके लिए कोड नहीं लिख रहे हैं। अगर हमें आईडी वाली यूआरआई मिलती है तो उसके लिए हमें कोड नहीं लिख रहे हैं, ओनली हम अगर पूरी टेबल वाली यूरी मिलती है तभी हमें ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद सेम आपको वही काम करना है, सबको नोटिफाई कर देना है कि डाटाबेस में चेंज हुआ है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट डॉट कंटेंट रिजोल्वर और कॉल कर देंगे नोटिफाई चेंज। जो जिस यूरी पे चेंज हुआ है वो हम पास कर देंगे, कौन सी यूरी पे चेंज हुआ है, पी नोट के ऊपर चेंज हुआ है, और ऑब्जर्वर में पास कर देंगे नल, क्योंकि अभी हमने कोई ऑब्जर्वर इस पर लगाया नहीं है, ठीक है। और फाइनल रिटर्न कर देंगे हम जो काउंट है वो, मतलब इस डिलीट ऑपरेशन से कितनी रो अफेक्टेड हुई है उसका काउंट हम रिटर्न कर देंगे। जैसे मान के चलिए कि किसी यूजर ने डिलीट क्वेरी कॉल की और वो चाहता था कि उसमें एटलीस्ट 3 रो है वो डिलीट होने वाली है। सो अगर आपका रो जो काउंट है वो 3 है, इसका मतलब है कि उसकी क्वेरी सही से काम की है। अगर उसका रो काउंट कुछ अलग मिलता है तो वो चेक कर पाएगा कि हाँ मेरी क्वेरी सही से काम नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए काम आता है फंक्शन। सेम हम अपडेट के लिए कोड कर लेते हैं। ये भी सेम आपका काउंट मिलेगा कि जब आपने अपडेट क्वेरी कॉल की थी डाटाबेस के ऊपर तो उससे कितनी रो अफेक्टेड हुई हैं। सेम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब की बार डिलीट की जगह हम यूज़ करेंगे अपडेट का। अपडेट में सबसे पहले हमें पास करना पड़ेगा टेबल का नेम। उसके बाद जो कंटेंट वैल्यू है वो आपको P1 की फॉर्म में मिली है, जो वेयर क्लास है वो P2 की फॉर्म में मिला है, और जो वेयर आर्गूमेंट्स है वो आपको P3 की फॉर्म में मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं P2 में आपका वेयर क्लोज है और P3 में आपके वेयर के आर्गूमेंट्स हैं। सो बाकी सब सेम है। इसके अंदर नोटिफाई कर देंगे इस यूआरआई पे डाटा चेंज हुआ है, ऑब्जर्वर कोई है नहीं,
आई होप यहाँ तक आपका प्रोवाइडर कंप्लीट हो गया है। सो अभी तक आपका प्रोवाइडर ओनली आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेस कर पाएगी। अगर हम चाहते हैं कि इसको अदर एप्लीकेशंस भी एक्सेस कर पाए तो हमें इसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। तो मैनिफेस्ट फाइल में चलते हैं और एक प्रोवाइडर बनाते हैं। जो अथॉरिटी है आपकी, वो हमने जो बनाया था प्रोवाइडर नेम, वो आपको पास करना है एग्जाम्पल डॉट प्रोवाइडर। जो नेम है उसमें आपको पास करना है उस क्लास की लोकेशन, वो है हमारी माई कंटेंट प्रोवाइडर। उसके बाद इनेबल्ड हमें कर देना है ट्रू, उसके बाद एक्सपोर्टेड को कर देना है ट्रू। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोवाइडर को कोई अदर एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक परमिशन से ही एक्सेस कर पाए, सो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं एक परमिशन बना लेता हूँ, परमिशन कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट प्रोवाइडर डॉट एक्सेस यूजर्स। अगर वो एप्लीकेशन इस परमिशन को अपनी मैनिफेस्ट में डिफाइन करेगी ना, तभी वो इस प्रोवाइडर को एक्सेस कर पाएगी। सो यहाँ पे आपको परमिशन बना लेनी, ऊपर ही परमिशन डिफाइन करनी पड़ेगी। परमिशन नेम हम देंगे कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट प्रोवाइडर एप्लीकेशन आपकी एक्सेस यूजर्स। उसके बाद इस परमिशन का लेवल डिफाइन करना पड़ेगा हमें। प्रोटेक्शन लेवल हम नॉर्मल प्रोटेक्शन लेवल रखते हैं। अगर आप इसका प्रोटेक्शन लेवल रखेंगे डेंजरस, तो उसको रन टाइम में परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल रखते हैं ना, तो अगर आपने मैनिफेस्ट फाइल में डिफाइन कर दी ना परमिशन, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेंजरस यूज़ करेंगे ना, जैसे कि डेंजरस वाला, तब उसको स्पेशली रन टाइम में परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। अगर यूज़र परमिशन देता है तो ही वो एक्सेस कर पाएगा। सो ये डेंजरस परमिशन होती है। हम यहाँ पे नॉर्मल टाइप की परमिशन यूज़ करेंगे। इस ऐप का काम कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलेंगे दूसरे ऐप में और वहाँ पे यूआई बनाएंगे। तो अभी हम दूसरी एप्लीकेशन में चलते हैं। ये मैंने एक और एप्लीकेशन बना रखी है, अभी मैं इसको यूज़ करूँगा डाटा एक्सेस करने के लिए प्रोवाइडर का। तो दोस्तों मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक जिस्ट का लिंक दिया है जिसमें आपको यूआई मिल जाएगी इस एप्लीकेशन के लिए। सो मैं एक बार यूआई को कॉपी कर लेता हूँ। अगर हम यूआई बनाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसमें बेसिक है, कुछ ज़्यादा नहीं, आपको समझा दूंगा वैसे क्या क्या यूज़ हुआ है। कोड को ऐसे कॉपी कर लेते हैं यूआई वाले को और इस एप्लीकेशन के अंदर इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें सिंपल यूआई कोड ही लिखा है अपना, समझते हैं इसको। हमने कंपोजेबल फंक्शन बनाया है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि उस प्रोवाइडर एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए पहले अदर एप्लीकेशन को उसका एड्रेस पता होना चाहिए कि हमें किस एड्रेस पे जाके डाटा एक्सेस करना है। उसका एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले हम बनाएंगे अथॉरिटी। तो आपको अथॉरिटी पता होनी चाहिए प्रोवाइडर एप्लीकेशन की। को याद हो तो हमने अथॉरिटी बनाई थी कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट प्रोवाइडर। उसके बाद हम बनाएंगे कंटेंट यूआरआई, जो एग्जैक्ट एड्रेस है हमारे प्रोवाइडर की टेबल का। सो वो हम बना लेते हैं। तो वो था कंटेंट, उसके बाद प्रोवाइडर का नेम यानी कि अथॉरिटी, उसके बाद टेबल का नेम। सो कंटेंट यूआरआई अपना रेडी है। उसके बाद कुछ वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल बनाते हैं यूजर्स, जो डाटा हम एक्सेस करेंगे उसकी लिस्ट को मेंटेन करेगा। उसके बाद एक नेम वेरिएबल बनाते हैं जो आपका टेक्स्ट फील्ड था उसकी वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल है यूज़र आईडी टू अपडेट, यानी कि जो आईडी हमें अपडेट करनी है यूज़र की, उस आईडी को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। सो इस कंपोजर फंक्शन के अंदर हमारा सबसे पहला फंक्शन है फेच यूजर्स। इस फंक्शन से हम कंटेंट प्रोवाइडर से डाटा एक्सेस करेंगे। हम यूज़ करेंगे कंटेंट रिजोल्वर का। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली कंटेंट प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, हम पहले कंटेंट रिजोल्वर से संबंध बनाते हैं, उसके बाद वो ऑटो में क्वेरी करता है कंटेंट प्रोवाइडर से। उसके बाद जो क्वेरी जा रही है ये कंटेंट प्रोवाइडर को जा रही है। हम ओनली कंटेंट रिजोल्वर को ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। हम क्वेरी में क्या क्या पास करेंगे, जो कंटेंट यूआरआई है वो, क्योंकि कंटेंट रिजोल्वर को बताना पड़ेगा ना कि आपको कौन से प्रोवाइडर से डाटा चाहिए। सो वो इस कंटेंट यूआरआई में हम वही बता रहे हैं इस रिजोल्वर को कि हमें उस प्रोवाइडर से डाटा चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था आपको प्रोजेक्शन में आप कुछ चीज़ें पास कर सकते हैं, जैसे आपको किस कॉलम का डाटा चाहिए। सो अभी हम नल रखेंगे ना तो आपको सारी कॉलम का डाटा मिलेगा। उसके बाद आप सिलेक्शन डाल सकते हैं, शॉर्टिंग ऑर्डर डाल सकते हैं। सो वो में यहाँ पे अभी नहीं देखने वाले हैं। उसके बाद अभी यूजर लिस्ट को एक बार क्लियर कर देंगे डाटा फैच करने से पहले। जो क्वेरी फंक्शन होता है कंटेंट प्रोवाइडर का, वो आपको रिटर्न करता है कर्सर। जो कर्सर होता है वो रो बाय रो डाटा अपने पास स्टोर करता है। सो हम उसको यूज़ करेंगे और एक वाइल लूप चलाएंगे। इसने जितना भी डाटा अपने अंदर स्टोर किया है उसके ऊपर हम बारी बारी से लूप करते रहेंगे। इट डॉट मूव टू नेक्स्ट, यानी कि जो नेक्स्ट डाटा इसके अंदर कर्सर के अंदर रखा है हम उसके ऊपर जाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें से जो आईडी और नेम है वो गेट कर लेंगे। वो कैसे गेट करेंगे, इट डॉट गेट इंट, क्योंकि आईडी इंटीजर है तो हम यहाँ पे गेट इंट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो इस कॉलम का इंडेक्स है वो हम पास कर देंगे। कॉलम का नेम आईडी था और जो सेकंड कॉलम का नेम था वो था नेम। सो हम दोनों ही इसमें गेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी यूजर्स वाली लिस्ट है उसके अंदर एक मैप बनाएंगे, आईडी टू आईडी पास कर देंगे और नेम की जगह नेम पास कर देंगे। जितना डाटा इसको मिला होगा कर्सर को वो हम यूजर लिस्ट में ऐड कर देंगे। सो ये हमारा फैच यूजर्स फंक्शन रेडी है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कि सेव यूजर्स। इस फंक्शन से हम डाटाबेस के अंदर डाटा सेव करेंगे। सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि नेम आपका एम्प्टी नहीं है। अगर नेम एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद अगर आपको कंटेंट प्रोवाइडर में डाटा स्टोर करना होता है ना, तो आप यूज़ करते हैं कंटेंट वैल्यूज़ का। सो कंटेंट वैल्यूज़ को आप सेव कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इन वैल्यू को पास नहीं कर सकते हैं। तो हमें पहले कंटेंट वैल्यू बनानी पड़ेगी। सो हम बना लेते हैं नेम, किसी का पास कर देंगे नेम। सो वैल्यूज हमारी रेडी है। उसके बाद दो कंडीशन हो सकती है जब आप डाटा इंसर्ट करेंगे, तो या तो आप अपडेट कर रहे हैं डाटा को या फिर आप पहली बार इंसर्ट कर रहे हैं। उसके लिए कंडीशन देखते हैं कि यूजर आईडी टू अपडेट, अगर ये वैल्यू नल नहीं है इसका मतलब हम अपडेट कर रहे हैं। सो अपडेट के टाइम हमने देखा था कि हमें दो चीज़ों रिक्वायरमेंट पड़ती है,
सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्गूमेंट। तो सिलेक्शन हमारा डिपेंड करता है आईडी के ऊपर कि किस आईडी पे आपको डाटा अपडेट करना है। सिलेक्शन की जगह होगा आईडी, और सिलेक्शन आर्गूमेंट में हम पास करेंगे कि आईडी की वैल्यू क्या है, किस आईडी पे आपको डाटा अपडेट करना है। तो सिलेक्शन आर्गूमेंट में हम पास कर देंगे यूजर आईडी टू अपडेट डॉट टू स्ट्रिंग। तो सिलेक्शन आर्गूमेंट में हमेशा आपको एरे पास करना पड़ता है। एरे में वैल्यू चाहे एक ही क्यों ना हो, बट पास आपको एरे ही करना है, इसलिए हमने इसको एरे में रैप किया है। उसके बाद हम सेम कंटेंट रिजोल्वर को कॉल करेंगे, उसके अपडेट मेथड को कॉल कर देंगे, और वो इन रिटर्न किसको कॉल करेगा, कंटेंट प्रोवाइडर के अपडेट को कॉल कर देगा। सेम हम यूरी पास करेंगे, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कि किस प्रोवाइडर में आपको डाटा अपडेट करना है। देन वैल्यू पास करेंगे जो हमने बनाई है, उसके बाद सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम जो अपडेट आईडी है उसको नल कर देंगे ताकि नेक्स्ट अपडेट के लिए रेडी हो जाए। अगर ये वैल्यू नल है तो हम पहली बार इंसर्ट कर रहे हैं, सो उसके लिए सिंपल आपको इंसर्ट कॉल करना है, कंटेंट वेरी पास करना और वैल्यूज पास करनी है। देन इसके बाद हम जो नेम है उसको एम्प्टी कर देंगे, और जो फैच यूजुअल फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे हम डाटा इंसर्ट करें वो उसी टाइम लिस्ट में शो हो जाए। देन उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है वो अपना डिलीट यूजर। तो डिलीट यूजर में सेम हम जो सिलेक्शन है वो हम आईडी पे डिपेंड करेगा, और सिलेक्शन आर्गूमेंट है वो हम पास कर देंगे आईडी। देन हम कंटेंट रिजोल्वर के डिलीट फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें हम यूआरए पास कर देंगे, सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्गूमेंट पास कर देंगे। उसके बाद डिलीट होते ही हम दोबारा से फैच यूजर्स को कॉल कर देंगे ताकि आपकी लिस्ट अपडेट हो जाए रियल टाइम में। तो इन सब के बाद हम लॉन्च इफेक्ट कॉल करेंगे, जिसमें हम कॉल कर देंगे फैच यूजर्स फंक्शन को। जो लॉन्च इफेक्ट है वो बेसिकली क्या करेगा कि जो कंपोजेबल फंक्शन है जब वो पहली बार चलेगा तब इस फंक्शन को कॉल कर देगा फैच यूजर्स वाले को, और इसके बाद ऑटोमेटिक जब हम कोई ऑपरेशन करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। अभी हमारी यूआई देख लेते हैं यूआई में क्या क्या है। सो बेसिकली हमने कॉलम कंपोजेबल का यूज़ किया है, कुछ पैडिंग दी है और मैक्स साइज दे दिया इसको। सबसे पहले हमने टेक्स्ट फील्ड यूज़ किया सबसे टॉप पे। अगर आपको मैं डेमो दिखाऊं, आप डेमो में देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने टेक्स्ट फील्ड यूज़ किया है। सो टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू में नेम आ जाएगा जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, और ऑन वैल्यू चेंज में भी हम नेम को अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेसर है, उसके बाद एक बटन है। तो बटन में हमने सेव यूजर फंक्शन को कॉल कर देंगे ऑन क्लिक पे, और टेक्स्ट डिपेंड करेगा कि अगर हमारा आईडी वाला वेरिएबल नल नहीं है तो हम ये टेक्स्ट शो करेंगे बटन के ऊपर, अदरवाइज हम ये टेक्स्ट शो करेंगे। देन अगेन स्पेशल यूज़ किया है, और लास्ट में हम यूज़ करेंगे लेजी कॉलम को। सो लेजी कॉलम में हम आइटम्स फंक्शन को कॉल कर देंगे जो यूजर्स वाली लिस्ट है उसके ऊपर। सो हमें यूजर मिलेगा अंदर, उसके लिए रो का यूज़ किया है। रो में सबसे पहले हमारी कॉलम रहेगी, कॉलम में ऊपर वाले टेक्स्ट में हम आईडी शो कर देंगे, और नीचे वाले टेक्स्ट में हम शो कर देंगे नेम। सो आपका जो आईडी है वो निकलेगा यूजर्स, और की रहेगी आईडी। सेम नेम, आप नेम के लिए की रहेगी नेम। अगेन हमने रो यूज़ किया है, जिसमें हम दो आइकन बटन्स यूज़ करेंगे, एक अपडेट के लिए और एक डिलीट के लिए। सो जब हम अपडेट बटन को क्लिक करेंगे, जो नेम है वो हम फैच कर लेंगे क्या नेम है। सो हम नेम की जगह क्या शो कर देंगे, जो उस पर्टिकुलर आइटम पे नेम है वो हम ऊपर टेक्स्ट फील्ड में शो कर देंगे, और उसके बाद जो अपडेट आईडी वाला है वो हम निकाल लेंगे आईडी से। दोनों चीज़ हमारे पास आ गई है। जो डिलीट आइकन है उसमें हम कॉल कर देंगे डिलीट यूजर फंक्शन को, और हमारी आईडी पास कर देंगे। सो यही पार्ट आपका हो गया है। सो इसके बाद एक आप काम और करना है, जिस एप्लीकेशन में डाटा एक्सेस कर रहे हैं आपको उसकी मैनिफेस्ट फाइल में जाना है, और क्वेरीज फील्ड बनाना है एक, और इसमें हम कॉल करेंगे पैकेज और नेम दे देंगे। यहाँ पे आपको जिस एप्लीकेशन का प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो सो उसका पैकेज नेम बताना पड़ेगा। सो हमारे एप्लीकेशन का पैकेज नेम क्या है, आप पैकेज नेम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ग्रेडल में जाके बिल्ड ग्रेडल में ये आपकी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि एंड्रॉइड 11 के बाद क्या हुआ है कि जो अदर एप्लीकेशन है वो दूसरे ऐप का डाटा एक्सेस करना चाहती है, तो आपको बताना पड़ेगा आप किन किन पैकेज से क्वेरी करने वाले हैं। सो हमने उसका पैकेज नेम यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तभी ये उस ऐप के डाटा को एक्सेस कर पाएगा। सो हमने वहाँ पे परमिशन डिफाइन की थी कि अगर दूसरा ऐप के पास परमिशन हो प्रॉपर तभी हम डाटा फैच कर पाएंगे। तो हम एक बार बिना परमिशन के ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या एरर आता है। उससे पहले आपको प्रोवाइडर ऐप को एक्टिव करने के लिए उस ऐप को रन करना पड़ेगा। सो आपकी एप्लीकेशन रन हो गई है, इससे इसका प्रोवाइडर भी एक्टिव हो गया है। अब हम उस ऐप में चलते हैं जिसमें हमें डाटा एक्सेस करना है। हमने यहाँ कंपोजेबल फंक्शन को बना तो लिया है, लेकिन उसे मेन एक्टिविटी में कॉल करना भूल गए हैं। सो मेन एक्टिविटी के ऑन क्रिएट में आएंगे, और यहाँ जो पहले से कोड लिखा है ये एक्चुअली मेरी पिछली परमिशन मैनेजर वाली वीडियो से है। तो आप यहाँ कहीं भी उस फंक्शन को कॉल कर देंगे यूजर्स लिस्ट, और यहाँ आप डायरेक्ट कंटेंट रिजोल्वर को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम उस कंपोजेबल फंक्शन में कंटेंट रिजोल्वर पास कर देते हैं। अभी आपको रन करते हैं और वेट करेंगे ग्रेडल बिल्ड के कंप्लीट होने का। सो फाइनली हमारा ऐप लॉन्च हो गया है। तो देखने में तो सब सही लग रहा है, बट जब आप एरर लॉग चेक करेंगे तो आपको ये एरर मिलेगा, परमिशन डिनायल। ये बता रहा है कि अगर आपको उस कंटेंट प्रोवाइडर के डाटा को एक्सेस करना है तो ये परमिशन आपको मैनिफेस्ट में ऐड करनी पड़ेगी। और ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने उस प्रोवाइडर के लिए परमिशन सेट कर रखी है, जिससे दूसरे ऐप को उसे एक्सेस करने के लिए परमिशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम ये परमिशन अपनी मैनिफेस्ट फाइल में ऐड कर देंगे। सो इसे कॉपी करो और मैनिफेस्ट फाइल में यूजर्स परमिशन और नेम में परमिशन पेस्ट कर दो। अभी दोबारा ऐप को रन करते हैं और देखते हैं ऐप का डेमो। ऐप रन हो गया है सक्सेसफुली, बट उसके बाद ये क्रैश हो गया है। तो एक बार लॉग कैट चेक करते हैं। सो ये बता रहा है कि नो सच कॉलम यूजर्स व्हाइल कंपाइलिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अपनी प्रोवाइडर ऐप में देखते हैं, इसमें क्वेरी फंक्शन को चेक करते हैं। एरर के अकॉर्डिंग यूआरआई में कुछ इशू है। सो एक बार यूरी मैचर को देखते हैं।
ओके दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि जब हमने यूरी मैचर बनाया था तो सेम पाथ के लिए अलग अलग यूआरआई कोड सेट कर दिए थे, तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट कोड तब आएगा जब कंटेंट यूआरआई होल टेबल का डाटा डिमांड कर रहा है, और सेकंड यूरी आईडी वाला कोड तब आएगा जब उस कंटेंट यूआरआई में आईडी भी मिल रही है। तो एरर इसी में था। अब हम दोबारा ऐप को रन करते हैं और अपना ऐप रन हो गया है। अभी हम डाटा इंसर्ट करेंगे, तो मैं पहले अपना नाम इंसर्ट कर देता हूँ, मोहित, और जैसे ही ऐड यूज़र बटन क्लिक करते हैं आपको लिस्ट में डाटा दिखेगा। उसके बाद सेकंड नेम डाल देता हूँ रोहित, ये भी ऐड हो गया है। इसके बाद ऐड करते हैं सोनू। इसके बाद कोई भी रैंडम डाटा इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक डाटा हम प्रॉपर्ली इंसर्ट कर पा रहे हैं। ये डाटा बेसिकली प्रोवाइडर ऐप में स्टोर हो रहा है। अब एक बार अपडेट करके देखते हैं। जो ये रोहित वाला यूज़र है इसका नेम चेंज कर देते हैं रोहित कुमार, और अब देख सकते हैं जो बटन का टेक्स्ट है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। सो बटन क्लिक पे ये नेम चेंज हो गया है। और लास्ट हमारा डिलीट ऑपरेशन करके देखते हैं। सोनू वाले नेम को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद मोहित वाले यूज़र को डिलीट कर देते हैं। सो ये दोनों सक्सेसफुली डिलीट हो गए हैं। अब फिर से कोई रैंडम डाटा ऐड करते हैं। सो डाटा भी ऐड हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो अच्छे से काम कर रहा है, और जो रीडर एप्लीकेशन है वो भी सही से काम कर रही है। आपने देखा कि हमने फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइडर बनाया, उसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन में उस प्रोवाइडर का एड्रेस डाल के, जो कि आपका कंटेंट यूआरआई होता है, उसे हम इस एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। जो भी हम चाहते हैं वो सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। चीज़ और की, अगर आपके पास प्रॉपर परमिशंस है तभी आप उस प्रोवाइडर को एक्सेस कर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिकोड एंड्रॉइड।